नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपकी ईडी हर सीमा पार कर रही है। आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं। यह लाइन हमारी नहीं, यह लाइन सुप्रीम कोर्ट की है, भारत के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि ईडी ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। यह देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह उल्लंघन कर रही है। तो इसके मायने समझिए, इसके खतरे देखिए, सोचिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के खेल को एक बार नहीं कई बार नहीं पकड़ा होता तो अब तक इस देश में विपक्षी दल नहीं बचता, विपक्ष में कोई नेता दिखाई नहीं देता, ना विपक्ष की कोई सरकार दिखती, ना आवाज उठाने वाला कोई पत्रकार या कोई आवाज नजर आती। कौन लोग हैं जिन्होंने ईडी का ऐसा इस्तेमाल किया? कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं, तब भी ईडी ने सुधार क्यों नहीं किया? इस बेलगाम ईडी से किसका राजनीतिक उद्देश्य पूरा हो रहा है? यह सवाल पूछिए। देश के संघीय ढांचे को नकारने वाली इस संस्था का क्या मकसद हो सकता है, पूछते रहिए। यह केवल एक लाइन नहीं है, बल्कि पिछले 11 साल का भयावह सच है, डरावना सच, जिसके जरिए विपक्ष को डराया गया, विरोधी दल के नेताओं को जेल में डाला गया, सरकारें गिरा दी गईं, पार्टियां तोड़ दी गईं, सब कुछ याद आ गया, सब कुछ एक बार फिर से नजरों के सामने घूम रहा है। कारण सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी और फैसला। इस लाइन को आप फिर से सुनिए। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने कहा, आपकी ईडी हर सीमा पार कर रही है, आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा ऐसा नहीं है, लेकिन तब भी कोर्ट ने तमिलनाडु के मामले में ईडी की जांच पर पूरी तरह रोक लगा दी। जांच करने से ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इस देश में ईडी के जरिए कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा है। जगह जगह देश का लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर किया जा रहा है और उसी के साथ संघीय ढांचे पर भी ईडी के छापों से हमला हो रहा है। अभी तक तो कोर्ट ने महीनों जेल में रहने के बाद ईडी के मामले में फटकार लगाई है, कमजोर सबूतों के कारण ईडी को फटकार लगाई है। लेकिन शायद यह पहली बार है जब कोर्ट ने जांच के स्तर पर ही रोक लगा दी। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की यह लाइन, आपकी ईडी हर सीमा पार कर रही है, आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं। संघीय ढांचे का पूरी तरह उल्लंघन करना आप समझते होंगे, हर सीमाओं को पार करना आप जानते होंगे। यह कैसा विभाग है, इसके अफसर कैसे हैं, किस कानून ने इस विभाग को राजनीतिक हथियार में बदल दिया है, पूछिए, सोचिए। आपने अगर ईडी पर हमारे वीडियो देखे होंगे तो पता चल जाएगा। हमने पूरी गिनती तो नहीं की, लेकिन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की करतूतों पर, छापों पर, सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर 28 वीडियो तो केवल रवीश कुमार ऑफिशियल चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इस गिनती में अदानी पूर्व एनडीटीवी के चैनल पर किए गए कार्यक्रमों की संख्या शामिल नहीं है। हमने ईडी को अलग ही विषय के रूप में लगातार कवर किया है। आपको याद होगा, इसके निदेशक संजय कुमार मिश्रा को बार बार सेवा विस्तार दिया जा रहा था। एक ही अफसर इसके प्रमुख की कुर्सी पर बैठा हुआ था। संजय कुमार मिश्रा को 5 साल से एक ही पद पर बनाकर रखा गया। तब इसी कोर्ट ने पूछा था, क्या देश में दूसरा योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है? कोर्ट से डांट सुनने के बाद सरकार ने इसके निदेशक को हटाया था। किसी भी एंगल से देखिए, पता चलेगा इस देश में डर का सबसे बड़ा नाम ईडी है। ईडी को नए प्रेत के रूप में बनाया गया, जिसका नाम सुनते ही विपक्ष का नेता अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ बड़बड़ाने लगता है और थरथराते हुए बीजेपी की तरफ चला जाता है। आज उस ईडी को सुप्रीम कोर्ट में एक और बार झटका लगा है। पहली बार नहीं लगा है, लेकिन ईडी में कोई बदलाव क्यों नहीं हो रहा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ तमिलनाडु के एक मामले की सुनवाई कर रही थी। ईडी वहां की सरकारी शराब वितरण कंपनी तमिलनाडु राज्य विपणन निगम टीएएसएमसी टैस्मैक में कथित धांधली के मामले की जांच कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच पर रोक लगा दी है। कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी तमिलनाडु सरकार की यूनिट टैस्मैक की तरफ से पेश हो रहे थे। मुकुल रोहतगी ने कहा, बिना उचित प्रक्रिया के मोबाइल फोन की क्लोनिंग करना गलत है।
किसी की डिवाइस जब्त करना गलत है। ऐसा कर ईडी अपना अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। गोपनीयता नाम की भी कोई चीज होती है। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डेली रियल न्यूज़ 247। जी हाँ, आज फिर हाजिर हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जी हाँ, आप जैसा कि देख रहे हैं ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और ये वीडियो की अभी शुरुआत है। इसमें देश के वरिष्ठ पत्रकार बहुत ही गंभीर विषय पर अपनी एक रिपोर्ट लेकर आए हैं और अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने हर पहलू को बड़ा ही बारीकी से समझाया है, बताया है और अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से सारे धागे खोलकर रख दिए हैं। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, पूरा देखें और बीच में छोड़कर न जाएं। साथ ही अपने चित परिचितों और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं। सोचिए, ईडी यह काम कर रही है, आपके फोन की क्लोनिंग कर रही है। छापे मारने के बाद फोन लेकर क्लोनिंग की गई। अफसरों के फोन की क्लोनिंग करना कितना खतरनाक है। कपिल सिब्बल इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, यह सुनिश्चित किया जाए कि डिवाइस से यानी फोन या लैपटॉप से निकाले गए किसी भी डेटा का इस्तेमाल न हो। कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य ने लिकर आउटलेट ऑपरेटर के खिलाफ खुद ही 41 एफआईआर किए हैं। ये एफआईआर 2014 से लेकर 21 के बीच दायर हुई है। 2025 में ईडी अचानक इस केस में दखल देती है, छापे मारती है। अब याद रखिए इस तारीख का क्या संबंध है। 26 में तमिलनाडु में चुनाव होने वाला है और अभी से शराब को लेकर छापे पड़ेंगे। दिल्ली में शराब को लेकर मुद्दा बना और वहां भी राजनीतिक मुद्दा बनना शुरू होता। लेकिन अफसरों के फोन ले लिए गए। क्या आप जानते हैं कि फोन की क्लोनिंग करना कितना खतरनाक हो सकता है? आपका फोन लेकर उसकी नकल कर ली जाए तो नकल करने के बाद उस डेटा का कैसे इस्तेमाल होगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्लोनिंग से कितने बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं। यह बहुत डरावना है, जिसे आज कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के सामने रखा। सामान्य सा गूगल सर्च कीजिए, फोन की क्लोनिंग के खतरों के बारे में आपको पता चल जाएगा। ऐसा कर कोई आपके फोन से सारा डेटा ले सकता है, आपके बैंक से पूरे पैसे गायब कर सकता है, आपके फोन से कोई और अपराध कर सकता है, जो अपराध आपने नहीं किए हैं उसमें आपको फंसा सकता है। आपके लिए साबित करना मुश्किल हो जाएगा। अहमदाबाद के एक व्यापारी का सिम कार्ड क्लोन करके धोखेबाजों ने 3 घंटे में 2 करोड़ से अधिक की राशि निकाल ली। व्यापारी को अचानक नेटवर्क बंद होने का अनुभव हुआ, जिसके बाद उसने पाया कि उसके खाते से कई बड़े लेन देन हो गए। आखिर ईडी किसी अफसर का फोन लेकर क्लोनिंग कैसे कर सकती है? अगर यह आरोप है तो इसकी अलग से जांच होनी चाहिए। तब तो फिर इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं। आप अपराध ना भी करें तो आपके फोन की क्लोनिंग कर आपको फ्रॉड बना दिया जाएगा। तभी कोर्ट ने कहा कि ईडी सारी सीमाओं को पार कर रही है, नौकरशाही कैसे होने दे रही है। इस तरह का खेल जारी रहा तो हर अफसर ब्लैकमेलिंग का शिकार हो सकता है। उसकी हर गतिविधि को आपराधिक बना दिया जाएगा। आप अफसर होकर भी गुलामों की तरह कांपते रहेंगे। अगर आप अब भी इस खेल को नहीं समझ रहे और इसके खिलाफ नहीं बोल रहे तो इसका मतलब है कि आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं या मामला बहुत आगे निकल चुका है। आप सोचिए हाईकोर्ट के स्तर पर क्या हो रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट को लेकर कई बार टिप्पणियां की हैं। हमने अपने पुराने वीडियो में इन सबको शामिल किया है। टेस्मेक और तमिलनाडु सरकार ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ 3 रिट याचिका दायर की मद्रास हाईकोर्ट में। तीनों ही याचिकाएं रिजेक्ट हो गईं। 23 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट ने टेस्मेक के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि जांच के दौरान ईडी ने उनके कर्मचारियों और अधिकारियों को परेशान किया। तब कोर्ट ने कहा सबूतों को नष्ट होने से बचाने के लिए छापे और औचक निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों को हिरासत में लेना एक प्रक्रिया का मामला है। इसके बाद तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में शायद पहले ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को दिख गया कि ईडी संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है, सारी सीमाओं को पार कर चुकी है। हाई कोर्ट को क्या इतना खतरनाक खेल नहीं दिखा? हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि 6 और 8 मार्च के बीच ईडी ने जो तलाशी ली, जो जब्ती की, वो गलत है, अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाए।
कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से पूछा, आप एक निगम के खिलाफ कैसे केस कर सकते हैं? किसी व्यक्ति के खिलाफ केस कर सकते हैं, अलग बात है, लेकिन निगम के खिलाफ कैसे केस कर सकते हैं? ध्यान से सुनिए और सोचिए। सुप्रीम कोर्ट ईडी से पूछ रहा है, विधेय अपराध कहां है? आपने एक निगम पर कैसे केस कर दिया? ईडी के वकील राजू ने कहा, यह मामला करोड़ों रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग का है। ईडी ने कुछ भी गलत नहीं किया। तब कोर्ट ने कहा, ईडी अपनी शक्तियों का अतिक्रमण कर रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम एक और बार कह रहे हैं, मिस्टर राजू, आपकी ईडी हर सीमा पार कर रही है। आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं। एसवी राजू ने कहा, ऐसा नहीं है, एक सप्ताह में ईडी डिटेल रिप्लाई दायर करेगी। लेकिन आज कोर्ट ने जो कहा वह केवल आज के लिए नहीं है, आज के मामले तक सीमित नहीं है। आपको याद दिलाना चाहते हैं ईडी को लेकर कोर्ट ने क्या क्या कहा है। हरियाणा चुनाव चल रहा था, सितंबर 2024 के आसपास का मामला है। उस समय कांग्रेस के एक नेता के घर ईडी का छापा पड़ता है। क्या आपको पता है कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या कहा? अवैध कहा था। अवैध रूप से कांग्रेस के उस नेता की गिरफ्तारी की गई थी। यानी अब बहुत आसान है, भेजो ईडी को, अरेस्ट करवा लो, या नहीं तो और क्या हो रहा है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। जब कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार की अवैध गिरफ्तारी को रद्द करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने कहा था कि ईडी की हरकतें इनडिफेंसिबल इन लॉ हैं, यानी इस एजेंसी ने ऐसा काम किया है जिसका बचाव कानून के सामने नहीं किया जा सकता। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 14 घंटे पूछताछ करके आप कोई हीरो नहीं बन जाते। अवैध खनन मामले में सुरेंद्र पवार 68 दिनों तक अंबाला जेल में रहे। 68 दिनों में ईडी का केस ध्वस्त हो गया। सितंबर 2024 में सुरेंद्र पवार को रिहा करते हुए जस्टिस महावीर सिंह सिंधु की बेंच ने कहा था कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता को किसी भी तरह से किसी भी अवैध गतिविधि में संलिप्त नहीं पाया गया जिससे पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध सिद्ध हो सके। ईडी को अनावश्यक उत्पीड़न करने से बचना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 21 के और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मानकों के तहत संदिग्धों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। ईडी को सुधार के लिए कदम उठाना चाहिए। ईडी ने अपनी कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं किया। 68 दिनों तक सुरेंद्र पवार जेल में रहे। चुनाव का अच्छा खासा समय गुजर गया, चुनाव हार भी गए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो बने रहें अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल के साथ। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सकें, आपसे मिस ना हो। आपको हमारी किसी वीडियो से कोई शिकायत है या अपना सुझाव देना चाहते हैं तो अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखें। हम और हमारी टीम जल्द ही उस पर अमल करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, राम राम।